नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कुछ इस प्रोग्राम का भी इंट्रो वैसा ही नजर आ रहा है जैसा भारत और पाकिस्तान के जब बीच में युद्ध हुआ था, कुछ वैसा ही इंट्रो इसका भी बन पड़ा है, क्योंकि उस वक्त भी ट्रंप एक मुख्य भूमिका में थे। जैसा उन्होंने बताया, आज भी वो खुद को मुख्य भूमिका में बताते हुए आ रहे हैं सामने और ये कह रहे हैं कि दोनों से सीज फायर की बात की गई, दोनों ने सीज फायर की बात जो की है उसको मंजूर किया है और अब सीज फायर हो गया है। खैर, सीज फायर हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या ये सीज फायर स्थायी है या अस्थायी? क्या ये आने वाले किसी वक्त की चुनौती को सामने रखने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट कहा जा सकता है? तेल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, उसके व्यापार पर अब इसका कितना असर पड़ेगा? युद्ध अगर जारी रहता तो बहुत बड़ा और व्यापक असर पड़ता, लेकिन अब वो क्या कहता है? जो वैश्विक संस्थाएं हैं, चाहे हम नाटो की बात करें, दूसरे संगठनों की बात करें, अब उनकी शक्ल को लेकर, दूसरी बात इसके बाद ट्रंप अपनी किस नई भूमिका को लेकर और वैश्विक स्तर पर अपनी किस ताकत को सामने रखने के लिए किस तरह की कोशिशें करेंगे, चाहे इन वैश्विक संगठनों की बात करें या फिर किसी दूसरे मंच की बात करें। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। ईरान और इसराइल का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था। इतने दिनों तक जो भी वहां पर कोहराम मचा, उसका वैश्विक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा असर रहा है। जानेंगे इसके कुछ तकनीकी पहलू, राजनीतिक पहलू, व्यापारिक पहलू और इसके अलावा सियासी पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में हमारे साथ पूर्व अधिकारी गौरीशंकर गुप्ता जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले हम कटेवा जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध था उस वक्त भी जिस तरह की बात ट्रंप ने कही थी और वही बात इस वाले युद्ध में भी कही गई है। लेकिन इस सबसे इतर अगर हम सोचें तो क्या लगता है आपको, ये एक पॉलिटिकल पॉज है, ये जो अभी भी युद्ध विराम हुआ है, इसे पॉलिटिकल पॉज कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि ये अस्थायी है, अभी सिर्फ कुछ वक्त के लिए विराम लगा है, वापस भी ये जो चिंगारी है फिर भड़क सकती है? देखिए प्रभात जी, ये जी, जो वेस्ट एशियन है, ये ऐसी, जब तक ये इजराइल और पैलेस्टीन का मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये दो टू नेशन थ्योरी, जैसे कि मैं किरोड़ी सिंह जी से बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि जब तक ये टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, तब तक ये लड़ाई झगड़े रुक रुक कर चलते रहेंगे। और जो वहाँ वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां भी ये भी दो फाड़ है, वो भी एक साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, ये सब और कुवैत है, ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, ईरान के साथ नहीं थे। और अभी ईरान के पर जो हमला किया है इजराइल ने, अभी तक क्या था प्रभात जी कि 1973 की जो लड़ाई थी इराक और इजराइल की, उस लड़ाई के बाद ये मेजर जो लड़ाई इन्होंने किसी देश के साथ की है, बीच बीच में लेबनान के साथ जो उनके वहां के उग्रवादी ग्रुप हैं, हजबुल्ला समझ लो, होती समझ लो, हमास समझ लो, इनसे वो इनको खदेड़ते रहे हैं। परंतु किसी भी एक देश की आर्मी के साथ, जैसे ईरान एक वहां का समृद्ध देश है, उसके पास कई सालों का इतिहास है, एक एक रेगुलर आर्मी है, एक प्रॉपर गवर्नेंस का एक सेटअप है, उसके साथ जो लड़ाई आज अभी चली है, तो इसमें जो भी उनको काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि 600 से ज्यादा ईरानियन मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा के करीब घायल हुए हैं। परंतु नुकसान इजराइल को भी काफी हुआ है। नंबर में कम हुआ है, परंतु इजराइल इतना छोटा देश है कि जब भी ये हमला करता है तो इजराइल की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था लड़ाई से। ये पहली बार है कि वो सोते हुए उनके मकानों के ऊपर मिसाइल्स दागे गए हैं और काफी अच्छी मात्रा में दागे गए हैं। जहां तक सीज फायर का सवाल है, ऐसा लग रहा है कि अभी जहां भी लड़ाई होती है, लड़ाई करने वाले देश अलग हैं और सीज फायर अनाउंस करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट है। चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीज फायर हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का सीज फायर हो जो हुआ नहीं, और चाहे ये अभी का जो इजराइल और ईरान का सीज फायर, ये बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी हमले जारी हैं। और तकरीबन एक डेढ़ घंटे पहले उनका ट्वीट आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने बात की है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से और उन्हें कहा है कि आप जो आपने भेजे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, उन्हें वापस बुला लो।
और बिल्कुल। उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि वो एक प्लेन वेव की तरह जाएंगे और वापस आ जाएंगे, परंतु जी। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले 2 ऐसे हम्म। धमाके वहां के ईरान के एक नजदीक वाले शहर में, जो उनकी राजधानी के पास दूसरा शहर है, उसमें ऐसे 2 धमाके हुए हैं। अब इसका क्या जवाब वो देता है, जी, इसके वो साथ देखना साथ जरूरी है। हाँ जी, एक साथ है कि अभी तक किसी अमेरिका के साथ कोई भी देश डायरेक्ट लड़ने के लिए हिम्मत नहीं रखता था, ये ऐसी ऐसी सोच थी। परंतु आज कतर में उनकी जो बेस, सबसे बड़ी जो अमेरिका की बेस है, उसके ऊपर अटैक किया था। ईरान ने हमला किया है। हालांकि ट्रंप का फिर से ट्वीट आया है कि सिर्फ एक जो थी कैजुअल्टी हुई है। मिसाइल, वही वही इफेक्टिव हुई है, वो भी ऐसी जगह पे जो अलग डायरेक्शन में जा रही थी, बाकी सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके साथ जी जी साथ जी उन्हें ये भी बोला है कि आई एम थैंकफुल टू द ईरानियन गवर्नमेंट फॉर गिविंग फॉर वार्निंग टू अस। इसका जी जी मतलब जी। ये कोई फ्रेंडली मैच थोड़ी चल रहा है कि उन्होंने पहले बताया कि हम आपके ऊपर हवाई फायर कर रहे हैं। ये जी अलग बात है कि एक और जगह से खबर आई है कि पूरे के पूरे जो ईरान के, जो यूएस के बेस है वेस्ट एशिया में, इन सब देशों के अंदर, उनको सबको जो थे, उनको सबको उनके बंकर्स में चले गए हैं लोग, और सब जगह ये डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ईरान का हमला जरूर आएगा। बिल्कुल, तो सावधानी तो अमेरिकन खैर। जी, सावधानी अमेरिकन बरतना सोल्जर, जरूरी है। हाँ जी, जी। तो उनको अगर अमेरिकन सोल्जर्स को अगर बंकर में घुसा दिया है, तो यही एक बहुत बड़ी जीत है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हम पे अभी हमला हो अटैक सकता होगा। है। जी। हाँ चलिए, जी। मैं करोड़ी सिंह जी के पास आने जाऊंगा। सर, ये इसको आप इंटरनेशनल दबाव मानते हैं या फिर इनकी खुद की मजबूरी? दोनों देशों के संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा। मजबूरी व्यापार के संबंध में भी है, जो कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं उस संबंध में भी है। तो क्या ये उनकी आंतरिक मजबूरी है दोनों देशों की, या फिर जितनी तरफ से भी इंटरनेशनल दबाव आ रहा था, सारे देश ये कह रहे थे, अमेरिका के साथ यही बाकी देश भी ये कह रहे थे कि इन्हें अब इस हालात को सुधारने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए? देखिए प्रभात जी, अमेरिका की मजबूरी थी कि इजराइल के समर्थन में आना, क्योंकि इजराइल एक हार के कगार पे जा रहा था। इजराइल ने शुरू क्यों किया, कोई कारण है, और कारण यह है कि इजराइल के अगेंस्ट में पूरी दुनिया हो गई थी। 150 देश ये कह रहे थे कि गजा में जेनोसाइड मत करो, आप इनोसेंट्स को मार रहे हो। और यूएन में पिछले हफ्ते मीटिंग होनी थी, कॉन्फ्रेंस थी फ्रांस और सऊदी अरब के स्पॉन्सरशिप में, उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होनी थी यूनाइटेड नेशंस में। वहां ट्रंप ने धमकाया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जो भी इसमें भाग लेगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। और जब इजराइल ने ये शुरू कर दिया तो अटेंशन गाजा से इधर डाइवर्ट करना चाहते थे, और बहाना ये 2 थे। एक तो ये है कि ये ईरान है वो आतंकवाद को, दहशतगर्दी को समर्थन कर रहा है, प्रोक्सी वार लड़ रहा है, और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब बनाने का था। तो ऐसी स्थिति में जब G7 की मीटिंग में गए और इजराइल दबाव में आ गया, तो ट्रंप को वापस आके वहां अपनी सिक्योरिटी टीम से बातचीत की। तो उसमें शार्प डिवीजन था सिक्योरिटी टीम में, और शार्प डिवीजन इतना था कि ज्यादातर मेंबर्स ये कह रहे थे कि आप ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। तो वहां उसके बाद ट्रंप ने अपने जो अलाई हैं यूरोपियन कंट्रीज, उनसे बात की, वो भी तैयार नहीं हुई है। और जब अमेरिका के अंदर सहमति नहीं बनी, उसके अलाई तैयार नहीं हुए, तो अल्टीमेटली जब इजराइल पूरी तरह दबाव में आ गया तो ट्रंप को हस्तक्षेप करना पड़ा अमेरिका को। लेकिन हस्तक्षेप करने के साथ साथ ट्रंप ने केवल इतना किया कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको डैमेज करेंगे, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और तत्काल उन्होंने फिर सीज फायर की तरफ बढ़े और अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हो गया है, जबकि ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया चुपचाप ट्रंप ने, कि रिटालिएट नहीं किया। तो सीज फायर इसलिए किया कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं, अमेरिका के साथ कोई दूसरे देश आने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ चीन, रशिया और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव, रिजोल्यूशन पास करने के लिए प्रस्ताव रखा कि इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज भी चाह रहे थे कि सीज फायर हो। मीनवाइल ईरान के विदेश मंत्री जेनेवा में
जो 3 देश हैं यूरोप के, उनके विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के साथ साथ वहां यूरोपियन यूनियन के लीडर भी थे। फिर टर्की आए, टर्की से अब वो मॉस्को में हैं। तो ईरान को भी इधर से सपोर्ट मिल रहा था। तो ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि दोनों देशों ने, ईरान और इजराइल ने सीज फायर वायोलेट किया है। लेकिन ये सीज फायर इस तरह का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और इजराइल की जिस तरह की स्थिति है, हमास के साथ सीज फायर हुआ कतर, इजिप्ट और अमेरिका के लिए मीडिएशन से, इजराइल ने वो बार बार वायोलेट किया है। और अगर इजराइल वायोलेट करता, मुझे नहीं लगता कि ईरान सीज फायर को वायोलेट करेगा। ईरान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट चाहते हैं और हम न्यूक्लियर पावर केवल पीसफुल पर्पजेस से चाहते हैं। अगर इजराइल न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, इजराइल अगर न्यूक्लियराइजेशन नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा, ईरान ने यह भी कहा कि हम दहशतगर्दी को आरोप हमारे पे लगा जा रहे हैं, हम दहशतगर्दी उस रूप में नहीं कर रहे हैं जो कि जिस रूप में आरोप लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान, मुझे नहीं लगता कि अब आगे सीज फायर करेगा। अगर करता है, इजराइल करता है, तो निश्चित रूप से ईरान रेस्पॉन्ड करेगा। ये वहां के ईरान के विदेश मंत्री ने जेनेवा में भी कहा, ये रशिया में भी, वहां मॉस्को में भी कहा कि हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्रेसर इजराइल है, अगर एग्रेसर कुछ नहीं करता है तो हम नहीं करेंगे। तो अब उसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कब तक करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज उभर कर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में जितने हुक्मरान हैं वो ज्यादातर अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका को बेस दे रखे हैं। और अगर अमेरिका ज्यादा ईरान पे और अटैक करता है, इजराइल अमेरिका मिलके, तो जो मिडिल ईस्ट के शासक हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि वहां का आवाम है वो ईरान के साथ चाहता है। और ये पहले जॉर्डन में हो चुका है, जॉर्डन में जॉर्डन के शाह के अगेंस्ट में बड़ा आंदोलन चल चुका है। जब पिछला जो ऑपरेशन था इनका, ईरान का, उस समय उन्होंने कहा कि एयर स्पेस दीजिए, जॉर्डन ने मना कर दिया मिसाइल अटैक के लिए। जब वो उनका ईरान का था वो राइजिंग ऑपरेशन, ये है ना, नंबर 2 था, ये तो 3 है। तो उस समय वहां पे जॉर्डन में हालत खराब हो गई थी शाह की और लोग सड़कों पे आ गए थे। तो अब जो सबसे बड़ा खतरा है, अगर अमेरिका इजराइल ईरान पे करते हैं तो सभी शासकों के अस्तित्व का संकट आ जाएगा। और अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट में जो शासक अमेरिका के साथ हैं उनके लिए कोई खतरा बने, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि अब आगे कुछ हो। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, पूरा अगर निकालना जरूरी है मिडिल ईस्ट में, तो आपको पैलेस्टाइन को एक स्टेट के रूप में, नेशन के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और पूरी दुनिया के 150 देश ये कह चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज भी इसके लिए सहमत है। अमेरिका ने अब मना कर दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, ट्रंप ने आने के बाद कहा कि नहीं मानेंगे। बाकी ट्रेडिशनली अमेरिका भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा था। अब केवल इजराइल ये है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे सहमत नहीं है। तो इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन पे सहमत होना पड़ेगा और उसी से शांति हो सकती है। लगता है यही परमानेंट सॉल्यूशन का तरीका हो सकता है। जी, परमानेंट सॉल्यूशन यही हो सकता है। गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरीशंकर जी, जो हालात इस युद्ध के दौरान बाकी जो देश हैं, चाहे हम देखिए अमेरिका तो एक अलग स्टैंड के साथ था, लेकिन चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो वहां पर जब डिनर के लिए, लंच के लिए जाते हैं और उसके अगले दिन युद्ध चालू हो जाता है, तो उसकी बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, क्योंकि ईरान को वैसे वो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका के साथ वो लंच करने के बाद अमेरिका उस पर अटैक कर देता है। तो चीन की बात करें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, इन भारत तो खैर तटस्थ भूमिका में रहा है, लेकिन अब क्या आपको लगता है अब इन देशों की किस तरह की भूमिका रहेगी हालात को और ज्यादा सुधारने में? नमस्कार प्रभात जी, नमस्कार आपके दर्शकों को भी और को पैनलिस्ट को भी। देखिए, इसमें काफी क्लैरिटी है सिचुएशन में कि पाकिस्तान तो हमेशा डबल ट्रिपल गेम खेलता रहता है। वो एक तरफ अमेरिका को कहेगा कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को भी कहेगा कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाइना को भी कहेगा। तो ये बड़ा क्लियर है जो गेम
मुनीर ने खेला है, आसिम मुनीर ने, वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक है। एक तो उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको तो बिल्कुल उन्होंने खत्म ही कर दिया है, क्योंकि उनका तो ये क्लियर हो गया है कि उनका कोई रोल नहीं है वजूद नहीं रहा उसका, पूरी डिसीजन मेकिंग पॉलिटिक्स का कोई प्रोसेस में। वजूद नहीं रहा। हाँ, जी और दूसरा उन्होंने उनको ट्रम्प को जो नॉमिनेट किया और उसके बाद जो सिचुएशन बनी उसके ऊपर सभी लोग बड़ी हास्यास्पद कमेंट कर रहे हैं कि ये पीस नोबेल पीस प्राइज इनको दे रहे हैं और ये जो है ईरान को तबाह करने में लगा हुआ है। तो वो तो बहुत ही हास्यास्पद है। इवन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उसके अगेंस्ट में बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। आपने देखे होंगे हजारों ट्वीट्स और लाखों ट्वीट्स आए हैं। अभी मैंने एक न्यूज आइटम देखा था कि वो एयरपोर्ट पे आया तो वहां उसका चप्पल जूतों से स्वागत किया गया। नाउ जहां तक चीन और रशिया का प्रश्न है, चीन और रशिया देखिए किसी भी युद्ध में डायरेक्टली आने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं था। ये मैंने बड़ा क्लियरली 2-3 बार पहले भी कर चुका था। लेकिन वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको देते हैं वो सपोर्ट इनका रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। हो सकता है कुछ आर्मामेंट दें और कुछ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें इन लिमिटेड वे, या कुछ और लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, वो ईरान को ये देते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो दुश्मनी है वो अमेरिका से है और नेचुरली वो ईरान का रीजनल पार्टनर है तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो इन तीनों की सिचुएशन हुई। अभी जो युद्ध विराम जो हुआ है और जो भी सीज फायर या फ्रेजाइल सीज फायर जिसको भी आप कहें, देखिए इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि इजराइल का अटैक जो था वो आइसोलेटेड नहीं था, वो अमेरिका से पूरा कोऑर्डिनेटेड था पहले से ही। और ये क्लियर था कि जहां तक हो सके इनकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको या तो खत्म किया जाए या इसको इतना पीछे ले जाया जाए कि कई वर्षों तक ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सके बम। तो ये ऐसा लगता है कि कुछ हद तक इन्होंने इसको अचीव कर लिया है। हो सकता है जो फिसाइल मटेरियल है वो ईरान ने कुछ बचा लिया हो, क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह जो दिख रहे थे फोर्दो की साइड पे, तो हो सकता है कुछ बचा लिया हो। लेकिन फिर भी उनके जो जितने भी प्लांट्स थे उनके ऊपर तो काफी डैमेज हो गया है। तो एक तरफ से इजराइल और यूएस दोनों ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने इनकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको काफी डिस्टेबलाइज कर दिया और आगे कई वर्षों तक ये न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएंगे। उधर ईरान को ये बहुत अच्छा मौका मिला कि वो सुपर पावर अमेरिका तक को उन्होंने हिला दिया कुछ हद तक और उनके बेस पे अटैक किया। और उनकी जो जो मिसाइल्स थी, पर्टिकुलरली जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उन्होंने इजराइल में भी काफी डैमेज किया। तो ये लोगों को आशा नहीं थी कि इतने एडवांस मिसाइल ईरान के पास होंगे। तो इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि ईरान ने भी अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी जो शक्ति है, वो संसार को दिखा दी है। तो इस सेंस में तीनों शक्तियां जो है अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकती हैं। इजराइल कह सकता है कि हमने उनकी न्यूक्लियर पावर को जो है वो काफी स्टंट कर दिया है। अमेरिका भी यही कहेगा। और अमेरिका में ये कई वर्षों से एक ओपिनियन बनी हुई थी, ओबामा के टाइम से ही थी, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए और ये विश्व के हित में नहीं है। चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन्स ये व्यू था, लेकिन ये एक्शन पहली बार ट्रंप ने लिया है। तो ट्रंप की नेचुरली एक ये होगा कि इसने बोल्ड स्टेप लिया है। अब उसमें कितना सक्सेसफुल रहा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरली इट इज ए बोल्ड स्टेप। तो ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये युद्ध विराम चलेगा आगे और जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात चल रही थी वो उसका फाइनल कंक्लूजन निकलना चाहिए, तब जाके कुछ स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल ईरान और इजराइल दोनों में काफी तबाही हुई है और मेरे को नहीं लगता कि दोनों देश आगे इस तबाही पे मार्ग पे चल सकते थे। और दोनों के पास मिसाइल्स का जो स्टॉक है वो भी शायद कुछ कम होता चला जा रहा था। तो वो कितने समय तक इसको चलाते ये बड़ा अनक्लियर था। तो ये अच्छा हुआ कि इस बीच में ये सब कुछ सेटलमेंट हो गया। मेरे को लगता है कि ये सीज फायर लास्ट करेगा और ये काफी हद तक लास्ट करेगा। और उसके बाद जो है एफर्ट्स होंगे कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन निकले और परमानेंट सॉल्यूशन मिडिल ईस्ट में आए। तो ये मेरी मेरा एनालिसिस और मेरी स्टडी इस सिचुएशन की यही है। जी कटिबा जी, क्या लगता है आपको मुस्लिम जो देश हैं वो अब ईरान के साथ किस तरह से साथ में रहेंगे? क्योंकि देखिए उसको काफी नुकसान हुआ है ईरान को भी,
चाहे उसने अपनी मिसाइल को दागी है, उसको आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी, और परमाणु जो अगर मान लीजिए वो परमाणु किसी तरह की अपनी शक्ति को डेवलप कर रहा था तो वो भी काफी नुकसान हुआ है। शिफ्ट कर लिया हो तो अलग बात है, थोड़ा बहुत उसने मटेरियल। लेकिन क्या लगता है आपको, अब जो अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें, मुस्लिम देश जो अब तक ईरान के साथ अलग भूमिका में खड़े थे, अब हालात कुछ अलग हो गए हैं उनके लिए? नहीं, देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड भी ये दो भागों में बटा हुआ है। कोई भी पूरे के पूरे, जैसे अभी सिर्फ हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ से कोई उनका जवाब नहीं, कोई भी मतलब कमेंट नहीं आए किसी तरह का कोई कमेंट नहीं ईरान के। हाँ, जबकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उन्होंने जरूर कल कहा था कि इसके सीज फायर होना चाहिए और ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, डिप्लोमेसी के साथ होना चाहिए। जब तक कि क्या हो गया है प्रभात जी की, जो वहां की पब्लिक है मिडिल ईस्ट की, वो जरूर ईरान के साथ है, परंतु वहां के जो रूलर्स हैं, चाहे वो वहां के किंग हो, चाहे वहां के वो प्रेसिडेंट हो, आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, आप कतर को ले लीजिए, और इस तरह के जो देश हैं ये वो अमेरिका के साथ है, और वो अपना जो देश के अंदर का जो अपना उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो सुप्रीम है, और वो अमेरिका के साथ कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ वहां पे मिडिल ईस्ट में कितनी सारी, इन सब देशों के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं, और अमेरिका उन्हीं बेसिस से मिडिल ईस्ट में और बाकी जगह के ऊपर अपना जो दबदबा रखता है, टारगेट रख सकता है, चाहे वो चाहे समुद्र के अंदर उनके बेड़े हों, चाहे ये बेसिस के ऊपर उनके एयरफोर्स और जमीनी वो। तो जब तक आप देखिए, यही जो ईरान है, जब तक शाह रूल कर रहे थे, अमेरिका की वाहवाही थी, अमेरिका के साथ दोस्ती थी, जब भी इनका तख्ता पलट हुआ तभी ये तख्ता पलट की जो बातें कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि ये जो रिलीजियस हेड है खमेनी, वो अगर हट जाए और दूसरी कोई पब्लिक साथ में आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने कल भी बताया था कि पूरी की पूरी ईरान की आवाम अभी इनके वहां की सरकार के साथ खड़ी थी, और ये मुझे नहीं लगता कि वो पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्रीज ईरान के पीछे एक हो जाएंगे। जी, क्योंकि समय कम है तो मैं 2-2 मिनट का समय और बाकी जो दो पैनलिस्ट उनको भी देना चाहूंगा। करुण सिंह जी, क्या लगता है आपको, खामेनेई और नेतन्याहू, अब इनकी जो पॉलिटिकल इमेज है, या फिर हम उनके वर्ल्ड लेवल पे तो छोड़े, हम उनके कंट्री की बात करते हैं, आने वाले वक्त में उनकी पॉलिटिकल इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? 2 मिनट में आपसे चाहेंगे करुण सिंह जी। देखिए प्रभात जी, जिस तरह का स्थिति बनी है, सूरत हालात उभरा है सीज फायर के बाद में, उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही अपने गुमान को बचाने में लगे हैं, गुमान को बचा रहे हैं। इजराइल ये कह रहा है कि हमारा जो गोल था वो हमने हासिल कर लिया है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हमने दुश्मन को हरा दिया है, और ट्रंप ने ये कह दिया कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। तो अमेरिका भी जीता है इसमें, ईरान भी जीत रहा है और इजराइल भी जीत रहा है। सामान्यतः लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। एक अन्य बात जो उभर कर सामने आई, जो क्राउन प्रिंस हैं पुराने पहलवी, शाह रजा पहलवी ईरान के, जो इजिप्ट में है, उन्होंने विद्रोह की अपील की थी ईरानियन से, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो एक सॉलिड ईरानियंस हैं, वो अभी रिजीम के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को अगर मैं ये देखना चाहूं कि कोई जीता नहीं है, क्योंकि ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, इजराइल का भी हुआ है, और अमेरिका की भी प्रेस्टीज का या प्रभाव कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इसको पूरे सूरत हालात को मैं अगर उर्दू के कपलेट में कहूं कि कपलेट के रूप में इसको कहूं कि जंग की इस बिसात पे अजीब मात हो गई, यकीन लुटा के चल दिए, गुमा बचा के रह गए। तो यकीन तीनों का ही एक दूसरे पे खत्म हो गया है, और दुनिया में भी जो अरब कंट्रीज हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि विन विन सिचुएशन नहीं है, तीनों ही हार गए हैं, लूज लूज सिचुएशन बन रही है। जी प्रभात जी। जी गौरीशंकर जी, समय कम है, 2 मिनट में आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो जगह थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं,
इसको लेकर बाकी देशों को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि ये उस कंट्रोल में आता है और अगर मान लीजिए ये बंद हो जाता है तो पेट्रोल की कीमतें और उन पर जो पेट्रोल से जुड़ा हुआ जो व्यापार है, तेल से जुड़ा हुआ, उस पर बहुत बड़ा और व्यापक असर पड़ता है। अब इस तरह के जो हालात बने हैं, क्या लगता है कि आपको पूरी दुनिया के जो बाकी देश जो इस रास्ते पर निर्भर हैं, कोई दूसरे विकल्प की तरफ भी जाना चाहेंगे? कुछ दूसरे विकल्प को तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, या फिर उनकी ये मजबूरी हो गई हो कि अब कोई ना कोई विकल्प जरूर तलाशा जाए, क्योंकि अगर इस तरह के हालात वापस बनते हैं तो उन देशों पर इस रास्ते से जो व्यापार होता है उसकी वजह से जो असर है उससे वो बच सकें। देखिए, इसका कोई विकल्प मेरे को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुवैत, यूएई और ओमान और कतार, इन चारों की बिल्कुल नैरो एक्सेस है और इसी के थ्रू है। और कोई रूट जो भी आएगा, लैंड रूट होगा, वो कई गुना लंबा होगा। और अगर वो रेड सी में भी जाएंगे उधर तो भी बहुत लंबा रूट पड़ेगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपेंडिचर होगा और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ तो जाएगी। क्या तो इसमें ऐसा उपाय हो सकता है कि वो तेल के खनन को लेकर या फिर तेल के जिस अब मान लीजिए इस रूट का इस्तेमाल ही ना करें ऐसे देशों की तरफ, या फिर देश खुद अपने यहाँ पर तेल की खोजों को लेकर अपने अभियान को तेजी में लेकर आए ताकि उनको डिपेंडेंसी खत्म हो, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है कि अमेरिका को जो है इस पे और सतर्क बन जाएगा, और वो चाहेगा कि कुछ और उनके युद्धपोत वहां डिप्लॉय रहें, जिससे कि इसको बंद नहीं किया जाए। वैसे इसको बंद करने से ईरान का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि ईरान का भी सारा का सारा ट्रेड उससे बंद हो जाता है। अब ईरान के हित में तो यह है कि उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो खुले, और जो सैंक्शन अमेरिका ने लगा रखी है वो हटे, तो वो ईरान के लिए बहुत अच्छी होंगी, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी होंगी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जिससे ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम होंगी या हटेंगी और उनका ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और उससे मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ही एक तरह से ऑयल की प्राइसेस कम होंगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, चलिए, वैश्विक और स्तर पर वैसे ये आप उम्मीद भी की देखिए ना, जाती है दूसरा कि एक पॉइंट इसमें यह भी था कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और दूसरे देश नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ले, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस उससे कम होता है। अगर दो न्यूक्लियर पावर हो जाते हैं रीजन में, तो फिर नेचुरली इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस और कम हो जाता है। तो इंटरनली ये खुश हैं कि अगर डैमेज हुआ है इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, तो इंटरनली मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये सब देश खुश हैं, और इससे इन देशों का प्रभुत्व जो है वो किसी न किसी रूप में बना रहेगा। चलिए देखिए, अंत भला तो सब भला। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश, पूरी दुनिया में कई जो देश हैं उस इस युद्ध की वजह से जो प्रभावित हो रहे थे, मैं सिर्फ इकोनॉमिकली बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत के जो या फिर दूसरे देशों के कई बच्चे भी वहां पर पढ़ रहे थे, उनको भागना पड़ा, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, और भी कई तरह के प्रभाव पड़े हैं। कुल मिलाकर अंत हुआ, किसी भी तरह से विराम हुआ। बस उम्मीद अब ये की जानी चाहिए कि ये कोई अस्थायी विराम ना हो, स्थायी विराम हो, और इसके लिए अगर वैश्विक स्तर पर किसी संगठन को, नए संगठन को खड़ा करने की, या फिर जो अभी संगठन है उनको आपस में बात करके इसका कोई समाधान निकालने की जरूरत पड़े तो उस पर जरूर बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।